नमस्कार और स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हमारे अपने शरीर के अंदर हम बात करेंगे मानव रक्त की। अब ये सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है, ये तो हमारे शरीर में बहने वाली एक पूरी नदी है, जीवन की नदी। और इसके जो रहस्य हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या खून सिर्फ लाल रंग का पानी है? पहली बार में देखने पर शायद ऐसा ही लगे, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मजेदार है। चलिए इसको समझते हैं। तो चलिए अब इस जीवन देने वाली नदी की गहराइयों में उतरते हैं। याद रखिए, ये कोई मामूली लिक्विड नहीं है, ये हमारे वजूद के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम है। तो सवाल ये है कि आखिर खून है क्या? अगर साइंटिफिक भाषा में कहें तो ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब आसान भाषा में समझिए, ये हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो हर एक सेल तक ऑक्सीजन और सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। हमारे टोटल बॉडी वेट का लगभग 7% हिस्सा इसी का है। और हाँ, खून की पढ़ाई को कहते हैं हेमाटोलॉजी। अब ये जो नंबर है स्क्रीन पर 7.4, ये बहुत जरूरी है। ये खून का पीएच लेवल है। इसका मतलब है कि हमारा खून थोड़ा सा हल्का सा एल्कलाइन यानी क्षारीय होता है। और शरीर को एकदम ठीक से काम करने के लिए इस बैलेंस को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो अब ये देखते हैं कि ये जो नदी है ये बनी किन किन चीजों से है। खून के स्ट्रक्चर को समझने के लिए चलिए इसे दो मेन पार्ट्स में तोड़ते हैं। तो हमारे खून में मोटे तौर पर दो हिस्से होते हैं। करीब 55% हिस्सा है प्लाज्मा, जो कि लिक्विड पार्ट है, और बाकी का जो 45% है वो है कॉर्पसेल्स या कह लीजिए ब्लड सेल्स। ये वो सॉलिड सेल्स हैं जो इस लिक्विड में तैरते रहते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। चाय का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, प्लाज्मा जो है वो चाय का पानी और दूध है, मतलब लिक्विड बेस। और जो कॉर्पसेल्स हैं वो हैं उस चाय में तैरती हुई चीनी और चाय पत्ती, यानी सॉलिड पार्टिकल्स। ये एनालॉजी इसे याद रखने में काफी मदद करेगी। अब यहां पर एक और जरूरी बात आती है, प्लाज्मा और सीरम के बीच का फर्क। देखिए, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन, ये वो प्रोटीन है जो खून का थक्का जमाने में मदद करता है, जब इसे निकाल दिया जाता है तो जो बचता है उसे कहते हैं सीरम। और यही वजह है कि ज्यादातर लैब टेस्ट्स सीरम से ही किए जाते हैं ताकि सैंपल बोतल में जम ना जाए। चलिए अब खून के सॉलिड पार्ट के सबसे जरूरी सेल से मिलते हैं। ये हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज। इन्हें कह सकते हैं शरीर की डिलीवरी सर्विस, जो कोने कोने तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। साइंटिफिक नाम है इनका एरिथ्रोसाइट्स। इनका मेन काम शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। एक खास बात यह है कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकें। और इनका जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इनकी लाइफ लगभग 120 दिनों की होती है। अब एक मजेदार सवाल, कभी सोचा है कि जब कोई पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाता है तो उसके शरीर में रेड ब्लड सेल्स की गिनती क्यों बढ़ जाती है, लगभग 30% तक? इसका जवाब छिपा है हमारी बॉडी की अडैप्ट करने की कमाल की काबिलियत में। देखिए, ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन कम होती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमारा शरीर ज्यादा आरबीसीज बनाने लगता है। ज्यादा कैरियर मतलब हवा में जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है उसे अच्छे से पकड़कर शरीर तक पहुंचाया जा सके। तो अब मिलते हैं शरीर की आर्मी से। ये हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs, हमारे इम्यून सिस्टम के वो सोल्जर्स जो हमें बीमारियों से बचा कर रखते हैं। इनका साइंटिफिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। इनका मेन काम है इन्फेक्शन से लड़ना और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना। इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, बिल्कुल अमीबा की तरह, और ये लगातार बाहर से आने वाले दुश्मनों से लड़ते रहते हैं। और पता है, इसी नॉन स्टॉप लड़ाई की वजह से इनकी जिंदगी सिर्फ 2 से 4 दिन की होती है। इन्हें बॉडी का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। अब WBCs भी 2 मेन टाइप के होते हैं। एक हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, जिनके अंदर छोटे छोटे दाने या ग्रैन्यूल्स होते हैं, और दूसरे हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स, जिनमें ये दाने नहीं होते। इनके भी फिर अलग अलग टाइप हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स जो बैक्टीरिया से लड़ते हैं, और लिम्फोसाइट्स, ये तो मेमोरी सेल्स हैं जो बीमारियों को याद रखते हैं ताकि दोबारा होने पर लड़ सकें। और अब बारी है खून के तीसरे और बहुत जरूरी सिपाही की। ये हैं प्लेटलेट्स। इन्हें आप कह सकते हैं शरीर की रिपेयर टीम, जो किसी भी चोट या डैमेज को फौरन ठीक करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। साइंटिफिक भाषा में इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है चोट लगने पर खून को बहने से रोकना, मतलब ब्लड क्लॉटिंग करना।
इनकी लाइफ भी काफ़ी छोटी होती है, सिर्फ 3 से 5 दिन। और डेंगू जैसी बीमारियों में सब इनकी गिनती पर ही नज़र रखते हैं, क्योंकि तब इनकी संख्या बहुत तेज़ी से गिरती है, जो कि खतरनाक हो सकता है। अगर इन तीनों सेल्स को कंपेयर करें तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जो साइज में सबसे बड़ा है यानी WBC, वो गिनती में सबसे कम है, और जो साइज में सबसे छोटा है यानी RBC, वो गिनती में सबसे ज्यादा है। रेशियो देखें तो हर एक WBC के मुकाबले करीब 40 प्लेटलेट्स और 600 RBCs होते हैं। कमाल का बैलेंस है ना? चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और खून से जुड़े कुछ सबसे अनोखे और मजेदार फैक्ट्स और प्रोसेस को जानते हैं। खून का थक्का जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लेकिन शानदार प्रोसेस है। ये 4 स्टेप्स में होता है। आसान शब्दों में कहें तो कुछ प्रोटीन्स मिलकर फाइब्रिन नाम का एक जाल बनाते हैं। फिर इसी जाल में RBCs आकर फंस जाते हैं और एक प्लग जैसा बन जाता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता होगा कि अगर प्लेटलेट्स खून को जमा सकते हैं तो ये हमारी नसों के अंदर क्यों नहीं जमता? आखिर ऐसा क्या है जो इसे अंदर बहता हुआ लिक्विड फॉर्म में रखता है? इसका जवाब है हेपेरिन। ये हमारी बॉडी का अपना नेचुरल एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, जो खून को नसों के अंदर जमने ही नहीं देता। और कुछ पावर फैक्ट्स भी जान लेते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून का थक्का ठीक से नहीं जमता। कॉकरोच का खून सफेद होता है और ऑक्टोपस का खून नीला होता है, क्योंकि उसमें आयरन की जगह कॉपर बेस्ड प्रोटीन होता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि खून सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, ये एक ही साथ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, एक डिफेंस आर्मी भी है और एक रिपेयर क्रू भी है। और ये सब एक ही नदी में, हमारे जीवन की नदी में बह रहे हैं। तो आज हमने ये तो जान लिया कि हमारे खून के अंदर क्या क्या है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि अगर हम सबके खून में एक ही जैसी चीजें हैं तो फिर ये ब्लड ग्रुप्स अलग अलग क्यों होते हैं? A, B, O, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब क्या है? यही सवाल हमें हमारी इस कहानी के अगले चैप्टर की तरफ ले जाएगा।